हेलो दोस्तों, हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाली जाती है। बेसिकली बच्चों के ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं। के ई के मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैंने आपको के निकालने का एक ईपी मॉडल का फॉर्मूला था बच्चों, अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। लेकिन अगर कहीं पर फ्लोटेशन कॉस्ट हो, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है शेयर इशू करने पर अंडरराइटर कमीशन, ब्रोकर का ब्रोकरेज, प्रोस्पेक्टस के प्रिंटिंग चार्जेस, अगर वो क्वेश्चन में दे रखे हैं बच्चों तो मार्केट प्राइस में से ये अमाउंट क्या करना बच्चों, लेस कर देना। सेकंड नंबर डीपी मॉडल का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इनटू 100। ईपी मॉडल का मतलब होता है कि कंपनी की जेब में कितना पैसा आया है और कंपेयर करते हैं कि कंपनी ने कितना अर्न किया। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं बच्चों, को देखते हैं कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता है बच्चों, को देखने चलता है कि कंपनी का डिविडेंड पर शेयर क्या है। थर्ड नंबर बात होती है बच्चों तुम्हारे पास में, जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डीजीए मॉडल बोलता है कि जो इन्वेस्टर होता है वो दो टाइप की रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। एक होती है आपकी रेवेन्यू रिटर्न प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। रेवेन्यू रिटर्न प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। रेवेन्यू रिटर्न का मतलब होता है बच्चों डिविडेंड। अगर तुम कंपनी का शेयर परचेज करते हो तो तुम क्या उम्मीद करोगे कि कंपनी तुम्हें क्या दे, डिविडेंड दे। कितना डिविडेंड दे? जो लास्ट ईयर कंपनी ने डिविडेंड दिया था उससे थोड़ा ज़्यादा कितना आपको चाहिए, जितना कंपनी की ग्रोथ रेट है। तो रेवेन्यू रिटर्न के तौर पर उम्मीद करते हैं कि जितना कंपनी ने लास्ट डिविडेंड दिया था, इस बार जो डिविडेंड मिलेगा वो थोड़ा क्या होना चाहिए बच्चों, लास्ट डिविडेंड के कंपैरिजन में थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। D01 प्लस जी ग्रोथ रेट अपॉन मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि इतने रुपए मैंने कंपनी को दिए, लेकिन कंपनी बोलते हैं कि इतना फ्लोटेशन कॉस्ट लग के कंपनी की जेब में इतना नेट प्रोसीड है। इस नेट प्रोसीड पर कंपनी आपको इतना डिविडेंड फ्यूचर में देगी इनटू 100। ये तो हुआ तुम्हारे पास में रेवेन्यू रिटर्न। और कैपिटल एप्रिसिएशन के तौर पर इन्वेस्टर क्या उम्मीद करता है कि उसके शेयर की प्राइस क्या हो बच्चों, हर साल इंक्रीज हो। और जो इंक्रीज की उम्मीद इन्वेस्टर शेयर प्राइस में करता है, दैट शुड बी इक्वल टू द ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी। क्लियर सर? ये ग्रोथ रेट कैसे निकलती है? नेक्स्ट चैप्टर जब बच्चों तुम्हारा स्टार्ट होगा डिविडेंड पॉलिसी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्रोथ रेट कैसे निकाली जाती है। ये मैं आपको बताऊंगा बच्चों के चैप्टर में, डिविडेंड पॉलिसी के चैप्टर में। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि इस चैप्टर के हिसाब से ग्रोथ रेट क्वेश्चन में दे रखा होगा, लेकिन सेम चीज आपका जो ये पढ़ा है तो डिविडेंड पॉलिसी में वापस आएगा, जहाँ पर हम लोग बच्चों ग्रोथ रेट निकालना सीखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तीन मॉडल हमने लास्ट क्लास में किए थे बच्चों, ईपी, डीपी एंड डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। अब हम बात करते हैं बच्चों एक नया मॉडल जिसका नाम है CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो बच्चों है, ये रिस्क बेस्ड मॉडल है। रिस्क बेस्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, कि किसी भी कंपनी का शेयर अगर आप परचेज करते हैं, कोई भी इन्वेस्टर जब किसी कंपनी का शेयर परचेज करता है तो वहां पर वो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करता है। जब एक इन्वेस्टर किसी कंपनी का शेयर परचेज करता है तो उस कंपनी से रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, और जो हमारी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों, वो एक बात पे डिपेंड करती है कि जिस कंपनी के शेयर को आप परचेज कर रहे हैं उस कंपनी के शेयर में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो ये कंसेप्ट बोलता है कि हायर द रिस्क हायर will be expected
रिटर्न टू शेयर होल्डर। जितना रिस्क ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेड रिटर्न होगी। और इसको वाइस वर्सा कर लो, अगर रिस्क इन्वॉल्व क्या है बच्चों कम है तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी बच्चों क्या होती है, कम होती है। इस मेथड का जो फॉर्मूला है बच्चों वो है के का मतलब होता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कि शेयर होल्डर कितना एक्सपेक्ट करता है, जितना शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करता है उतना कंपनी के लिए बच्चों क्या बन जाता है, कॉस्ट। यहाँ फॉर्मूला होता है बच्चों रिस्क फ्री प्लस बीटा इनटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। क्या है सर ये फॉर्मूला? अभी हम बात करेंगे बच्चों, एक ही चीज की बात करेंगे, रिस्क फ्री प्लस बीटा इनटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। इस कंसेप्ट को समझने के लिए बच्चों मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल देके बताना चाहता हूं कि बीटा क्या होता है। बीटा बीटा इज ए मेजरमेंट ऑफ रिस्क। बच्चों जो बीटा होता है, बीटा मेजरमेंट होता है बच्चों किस चीज का, रिस्क का। बीटा इज ए मेजरमेंट ऑफ रिस्क। बीटा मेजरमेंट होता है किसका, रिस्क का। रिस्क को मेजर किया जाता है बच्चों बीटा निकाल के। अब बीटा क्या है उसके लिए समझना मेरी बात। ये है तुम्हारा शेयर मार्केट, क्या है बच्चों, शेयर मार्केट। ये है तुम्हारा समर्थ कॉमर्स क्लासेस लिमिटेड। बच्चों ये है तुम्हारा मार्केट, ये है समर्थ कॉमर्स क्लासेस लिमिटेड। मार्केट का मतलब क्या होता है, ओवरऑल मार्केट जिसमें सारे शेयर क्या होते हैं बच्चों, रजिस्टर्ड होते हैं। ओवरऑल मार्केट है वो 10% इंक्रीज करता है। जो आपका ओवरऑल मार्केट है, शेयर मार्केट है, वो 10% इंक्रीज करता है। देखो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट इंक्रीज बाय 10%। मार्केट 10% इंक्रीज हुआ, कहां से, फ्रॉम मीन। मार्केट मीन से, अपने एवरेज से एक दिन 10% इंक्रीज होता है। मार्केट अपने मीन से 10% इंक्रीज होता है। उसी टाइम पर तुम्हारा जो समर्थ कॉमर्स क्लासेस है, जो इसी शेयर मार्केट का पार्ट है, वो अपने मीन से बच्चों 15% इंक्रीज होता है। मतलब क्या है, जो मार्केट है वो अपने मीन से 10% इंक्रीज होता है, तो उसी समय जो शेयर मार्केट में समर्थ कॉमर्स क्लासेस लिमिटेड है वो अपने मीन से बच्चों 15% इंक्रीज होता है। और मैं बोलता हूं कि जो मार्केट है वो अपने मीन से 10% बच्चों क्या होता है, डिक्रीज होता है। मार्केट अपने मीन से 10% क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। तो समर्थ कॉमर्स क्लासेस का जो शेयर है वो अपने मीन से बच्चों 15% डिक्रीज होता है। क्या है ये डिक्रीज होना, क्या है ये इंक्रीज होना, समझना मेरी बात बच्चों। जब मैं बात करता हूं बच्चों मार्केट की, जब मार्केट अपने मीन से 10% इंक्रीज होता है तो समर्थ कॉमर्स क्लासेस का शेयर 15% इंक्रीज होता है। और मार्केट अपने जो मीन से 10% इंक्रीज होता है बच्चों, तो उसी समय पर समर्थ कॉमर्स क्लासेस का शेयर अपने मीन से 15% डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि समर्थ का जो रिस्क है वो मार्केट के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स है। आप ये मत बोलना कि 5% एक्स्ट्रा है, वो गलत है। मैं बोलूंगा कि 10% बढ़ता है तो ये 15 बढ़ जाता है, ये 10 गिरता है तो ये 15 गिर जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि समर्थ कॉमर्स क्लासेस का जो रिस्क है वो शेयर मार्केट के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स है। इसे हम बोलते हैं बीटा। अगर किसी कंपनी का रिस्क मार्केट के कंपैरिजन में हाई है तो इन्वेस्टर उस कंपनी से रिटर्न भी मार्केट के कंपैरिजन में क्या करता है बच्चों, ज्यादा करता है। और अगर किसी कंपनी का रिस्क, जैसे कि मान लो समर्थ कॉमर्स क्लासेस का शेयर, तो मार्केट 10% इंक्रीज हुआ तो समर्थ कॉमर्स क्लासेस का शेयर केवल 5% इंक्रीज हुआ। और यही मार्केट अगर 10% डिक्रीज होता है तो समर्थ का शेयर केवल और केवल क्या होता है बच्चों, 5% डिक्रीज होता है। इसका मतलब समर्थ का जो रिस्क इन्वॉल्व है वो मार्केट के कंपैरिजन में बच्चों 0.5 है। और जहां पर रिस्क कम होता है वहां रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी क्या होती है बच्चों, कम होती है। जैसे कि आप देखना, अगर कभी आप क्या करते हैं कि एफडी में, फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां आप क्या रिटर्न की उम्मीद करते हैं, 6% 7%। क्या आपके दिमाग में नहीं आता, नहीं यार मुझे तो एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए। एफडी में भी जो फिक्स्ड डिपॉजिट होते हैं बच्चों वो रिस्क फ्री होते हैं, और जहां पर रिस्क फ्री होता है वहां पर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन हमारी कम होती है। लेकिन अगर उसी पैसे को मैं म्यूचुअल फंड में लगा दूं तो वहां मेरी एक्सपेक्टेशन होती है, नहीं यार अगर म्यूचुअल फंड में लगाया तो कम से कम मुझे
12%, 13% चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या है, रिस्क है, मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क। तो अगर मार्केट में रिस्क है, म्यूचुअल फंड में रिस्क है, शेयर मार्केट में रिस्क है, किसी कंपनी के शेयर में रिस्क है, समर्थ कॉमर्स क्लासेस के शेयर में रिस्क है, तो जहां रिस्क होगा वहां रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी बच्चों क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी, और रिस्क इन्वॉल्व क्या होगा, अगर बच्चों कम होगा तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी बच्चों क्या होती है, कम होती है। तो सबसे पहले बात की हमने बीटा। बीटा क्या है? मेजरमेंट ऑफ रिस्क है। और बीटा को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास समझना। जब मार्केट 10% इंक्रीज होता है तो समर्थ कॉमर्स क्लासेस का शेयर 15% इंक्रीज होता है, और जब मार्केट 10% डिक्रीज होता है तो समर्थ कॉमर्स क्लासेस का शेयर 15% डिक्रीज होता है। कहां से? फ्रॉम द मीन। तो बीटा निकालने का जो फॉर्मूला है बच्चों वो ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शेयर। सर स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम द मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शेयर, शेयर में डेविएशन कितना है, डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मल्टीप्लाई करते हैं कोरिलेशन। क्या करते हैं बच्चों? कोरिलेशन बिटवीन शेयर एंड मार्केट। अब ये कोरिलेशन का लॉजिक क्या है? ये तो एक बार हुआ होगा ना कि 10% इंक्रीज हुआ तो 15% हो गया, लेकिन क्या हमेशा ही ऐसा होता है? क्या ऑलवेज इन दोनों के बीच में सेम कनेक्शन है? ऑलवेज क्या इन दोनों के जो चेंज का पैटर्न है उस पैटर्न में कितनी सिमिलरिटी है? इन दोनों के चेंजिंग पैटर्न में कितनी सिमिलरिटी है, उस सिमिलरिटी को बोलते हैं बच्चों कोरिलेशन। तो बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शेयर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों इसे कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। तो सबसे पहली बात करते हैं कि सीएपीएम मॉडल जो है ना वो रिस्क बेस्ड मॉडल है, और रिस्क को मेजर करने का तरीका क्या होता है बच्चों? बीटा होता है। सबसे पहली बात आपको बीटा निकालना आना चाहिए। क्लियर? अगर आपको यहां तक बीटा निकालना आ गया है तो अब हम बात करते हैं बच्चों थोड़ा सा और आगे की तरफ। देखिए बच्चों, एग्जांपल से बात करते हैं बच्चों। जो रिस्क फ्री रेट है वो है, मान लेते हैं कि 6%। रिस्क फ्री होता है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं बच्चों तो वो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज होती है। रिस्क फ्री रेट जो है बच्चों 6% है, लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न इन मार्केट, जो शेयर मार्केट है, जहां पर शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाया जाए तो वहां पर एक्सपेक्टेड रिटर्न है बच्चों 16%। मतलब रिस्क फ्री जो रेट है हमारी वो कितनी है? 6% है, लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न इन मार्केट 16% है। इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट में आपको 10% रिटर्न एक्स्ट्रा मिलती है एज कंपेयर टू रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। मार्केट में 10% एक्स्ट्रा रिटर्न क्यों मिलती है बच्चों, बताइए? मार्केट में 10% एक्स्ट्रा इसलिए मिलता है क्योंकि मार्केट में क्या है बच्चों? रिस्क इन्वॉल्व है। तो मार्केट में आपको 10% की रिटर्न एक्स्ट्रा मिलती है क्योंकि मार्केट में क्या है? रिस्क इन्वॉल्व है। इस 10% को बच्चों बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा। मार्केट रिस्क प्रीमियम का मतलब हो गया कि मार्केट में रिस्क के कारण कितना एक्स्ट्रा जनरेट होता है? 10%। क्लियर? तो रिस्क फ्री रेट मेरी 6% है, लेकिन अगर मैं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता हूं बच्चों तो वहां मैं रिटर्न की उम्मीद करता हूं बच्चों 16%, क्योंकि मार्केट में रिस्क है। रिस्क के कारण मुझे 10% की रिटर्न एक्स्ट्रा मिलती है। लेकिन एक कंपनी है समर्थ कॉमर्स क्लासेस लिमिटेड। समर्थ कॉमर्स क्लासेस लिमिटेड का जो बीटा है बच्चों वो 1.5 टाइम्स है। अगर समर्थ कॉमर्स क्लासेस का जो बीटा है वो 1.5 टाइम्स है, 1.5 टाइम किसका? ये 1.5 टाइम है किसका? एज कंपेयर टू रिस्क ऑफ मार्केट। इस 1.5 का मतलब क्या होता है? रिस्क इन SCC इज 1.5 टाइम्स ऑफ मार्केट रिस्क। जितना भी रिस्क मार्केट में इन्वॉल्व है, समर्थ कॉमर्स क्लासेस का जो रिस्क है उसका भी 1.5 टाइम्स है। अगर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी बच्चों क्या होगी? ज्यादा होगी। अब सीएपीएम का फॉर्मूला क्या बोलता है? सीएपीएम बोलता है कि जो इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसा लगाता है वो कितनी रिटर्न की उम्मीद करता है। इन्वेस्टर सबसे पहले रिस्क फ्री रिटर्न की उम्मीद करता है। रिस्क फ्री रिटर्न कितनी है बच्चों? 6%। क्यों उम्मीद करता है? अगर इस सिक्योरिटी में पैसा ना लगा के अगर मैं कहीं और डिपॉजिट करवा दूं, तो बैंक में लगा दूं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा दूं, तो 6% तो मिलता है। अगर मार्केट में अगर मैं एंटर हो रहा हूं
तो सबसे पहले मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि कम से कम 6% की जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो तो मुझे रिकवर होनी ही चाहिए। अगर 6% भी नहीं मिलता है तो मैं पैसा मार्केट से निकालूंगा, रिस्क फ्री तो चाहिए। प्लस बीटा, मार्केट में बीटा कितना है, जो समर्थ कॉमर्स क्लासेस का बीटा है वो 1.5 टाइम्स है इसका मार्केट बीटा का। तो मार्केट के कंपैरिजन में समर्थ में रिस्क कितना है, 1.5 टाइम्स इनटू, अगर आपका रिस्क 1.5 टाइम्स है तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी बच्चों क्या होती है हमारी 1.5 टाइम्स होती है। लेकिन किसका, 6% का, रिस्क फ्री का नहीं। ये 1.5 टाइम्स क्या है, रिस्क है। तो रिस्क अगर 1.5 टाइम्स है तो रिटर्न की उम्मीद भी 1.5 टाइम्स होगी। लेकिन कौन सी रिटर्न की, इस रिटर्न की जो रिस्क के कारण शेयर मार्केट में जनरेट होती है। शेयर मार्केट में 10% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है क्योंकि शेयर मार्केट में क्या है, रिस्क है। लेकिन समर्थ में जो रिस्क इन्वॉल्व है वो तो शेयर मार्केट का भी 1.5 टाइम्स है। तो शेयर मार्केट में कितनी रिटर्न एक्स्ट्रा मिलती है बच्चों, 10%। तो समर्थ में मेरी एक्सपेक्टेशन 10% का 1.5 टाइम्स होगी। क्यों, क्योंकि समर्थ का रिस्क कितना है, 1.5 टाइम्स है। तो 10% का 1.5 टाइम्स होता है बच्चों 15, और 15 और 6 कितने होते हैं तुम्हारे 21%। ये जो मॉडल है बच्चों, ये CAPM जो मॉडल है ये रिस्क बेस्ड मॉडल है। ये बात करता है कि हायर द रिस्क इन्वॉल्व्ड हायर विल बी एक्सपेक्टेड रिटर्न टू शेयर होल्डर। लेकिन यही अगर समर्थ कॉमर्स क्लासेस का जो बीटा है, अगर बीटा 0.8 होता तो 0.8 का मतलब है कि समर्थ का रिस्क शेयर मार्केट के रिस्क का 0.8 टाइम्स है। तो इन्वेस्टर बोलेगा कि 6% तो मुझे चाहिए चाहिए क्योंकि ये तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इस पैसे को अगर मैं कहीं और इन्वेस्ट करता हूँ 6 मिलता है तो 6 तो मुझे चाहिए। प्लस मार्केट में कितना एक्स्ट्रा मिलता है, 10%, क्योंकि मार्केट में क्या है, रिस्क है। लेकिन समर्थ का रिस्क मार्केट के रिस्क का 0.8 टाइम्स है। अगर रिस्क 0.8 है इसका मतलब रिस्क मार्केट से कंपैरिजन में कम है, तो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी बच्चों थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 10% रिस्क के कारण जनरेट होता है, 10% का 0.8 ये होता है 8%, और 8 और 6 कितने होते हैं बच्चों तुम्हारे पास में 14%। तो ये मॉडल जो बच्चों तुम्हारा है ये रिस्क बेस्ड मॉडल है, और इस रिस्क बेस्ड मॉडल का नाम है बच्चों क्या तुम्हारे पास में, CAPM मॉडल। तो अभी तक हमने बच्चों क्या किया, हमने KE निकालने के 4 मॉडल किए, EP, DP, कैपिटल तुम्हारा जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM मॉडल, और एक हमने किया था लास्ट क्लास में डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। क्लियर। तो ये 4 मॉडल हमने अभी तक किए हैं, पहले आप इनको आराम से नोट करें। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों हम लोग KP के बारे में। KP का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कि अगर प्रेफरेंस शेयर में अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर के थ्रू अगर कंपनी पैसा जनरेट करती है तो उस पे कंपनी को क्या कॉस्ट आएगी। क्लियर, पहले इसे नोट करो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हम बात करें बच्चों इसके बारे में, KP, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पहली बात बच्चों, प्रेफरेंस शेयर्स पर हम लोग हर साल क्या पे करते हैं, डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर पे हम लोग बच्चों हर साल क्या पे करते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड पे किया जाता है बच्चों किसमें से, आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर। सेकंड बात, अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे करती है तो डिविडेंड क्या P&L में राइट ऑफ होगा, क्या उससे कोई आपको टैक्स सेविंग होगी। तो ध्यान रखना बच्चों, डिविडेंड इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। डिविडेंड कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। डिविडेंड को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को हम चार्ज करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो जो ये पैसा है ये चार्ज होगा आउट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। इससे आपको कोई भी टैक्स सेविंग होने वाली नहीं है। डज नॉट सेव एनी टैक्स। डिविडेंड से कोई भी टैक्स की सेविंग आपको नहीं होती है। तो प्रेफरेंस शेयर पे हम डायरेक्टली क्या पे करते हैं बच्चों, डिविडेंड पे करते हैं। देखो आप जब डिबेंचर इशू करते हैं, डिबेंचर पे हम क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट। लेकिन अंतर क्या है, डिबेंचर में इंटरेस्ट P&L से राइट ऑफ होगा, वो टैक्स बचा के देगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड से आपको कोई भी टैक्स सेविंग होने वाली नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड चार्ज होता है तुम्हारा कहां से, आउट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड डज नॉट सेव एनी शॉर्ट ऑफ टैक्स। कोई भी टैक्स सेविंग आपको यहाँ नहीं होती। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की। प्रेफरेंस शेयर पर KP निकालने का जो फॉर्मूला है बच्चों सेम एज आपका डिबेंचर से। आपको याद होगा फर्स्ट क्लास में हमने KD निकाला था, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। दो थे आपके पास में, इररिडीमेबल
इरिडीमेबल का मतलब होता है जिसके रिडम्पशन की इंफॉर्मेशन, रिडम्पशन कब होगा उस चीज की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और एक होता है आपके पास में रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है वो डिबेंचर्स जिनके रिडम्पशन की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन हो। तो हमारे लिए इरिडीमेबल का मतलब वो प्रेफरेंस शेयर्स है जिसके रिडम्पशन की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। इन पे हर साल क्या पे करेंगे बच्चों हम लोग? डिविडेंड। आपको याद होगा कि डिबेंचर्स में क्या करते थे हम लोग? हर साल इंटरेस्ट पे करते थे तो ब्रैकेट लिखते थे 1 माइनस टैक्स। यहां पर 1 माइनस टैक्स नहीं होगा, डिवाइड बाय आपने कितने में इशू किया है, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि इतने रुपए इशू प्राइस कंपनी के जेब में आया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है जब आपने इस प्रेफरेंस शेयर को इशू किया तो जो अंडरराइटर का कमीशन था या ब्रोकर का ब्रोकरेज था, जो प्रिंटिंग चार्जेस थे, वो सारे इसमें से लेस कर दिए जाएंगे, क्योंकि इसे हम बोलते हैं इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट को बोलते हैं बच्चों नेट प्रोसीड। क्या बोलते हैं बच्चों? नेट प्रोसीड्स। कंपनी के जेब में कितना है, तो इतने रुपए का फंड कंपनी के पास में आया है जिसपे कंपनी हर साल क्या देगी बच्चों? डिविडेंड देगी, इनटू 100 करेंगे तो ये निकल के आता है बच्चों तुम्हारे पास में केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। लेकिन कौन सा वाला? इरिडीमेबल वाला। जहां तक बात करते हैं बच्चों किसकी? रिडीमेबल की। रिडीमेबल का मतलब होता है वो प्रेफरेंस शेयर जिस पे रिडेम्पशन कब होगा वो क्वेश्चन में गिवन है। सेम फॉर्मूला, सेम कांसेप्ट है एज डिबेंचर। जो रिडीमेबल डिबेंचर थे सेम कांसेप्ट है। आपको याद होगा केटी का फॉर्मूला क्या था? केटी का फॉर्मूला इंटरेस्ट जाएगा प्लस, आपको याद होगा इंटरेस्ट के अलावा एक एक्सपेंडिचर और था, याद कि हमने रिडम्पशन कितने में करना है माइनस जेब में कितना है थे। आपने रिडम्पशन कितने में करना है माइनस जेब में कितना है थे, इसको डिवाइड करते हैं बच्चों n से। n का मतलब था नंबर ऑफ ईयर। ये आपके टोटल एक्सपेंडिचर हुए, इंटरेस्ट पर एनम है। ये जो टोटल एक्सपेंडिचर था कि रिडम्पशन पे कितना जाएगा और इशू पर नेट प्रोसीड होके जेब में कितना आया था, इसको डिवाइड बाय क्यों करते हैं? क्योंकि ये वन टाइम एक्सपेंडिचर था, नंबर ऑफ ईयर का डिवाइड करके इसको भी पर एनम पे लेके आते हैं हम लोग। 1 माइनस टैक्स, क्योंकि टैक्स सेविंग होती है, डिवाइड बाय, आपको याद होगा हमने रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रोसीड का क्या निकाला था बच्चों? एवरेज निकाल के इनटू 100 किया था। लेकिन वो जो हमने किया था बच्चों वो केडी था। क्या था? केडी, कॉस्ट ऑफ डेट था। लेकिन प्रेफरेंस शेयर वैसे ही होते हैं जैसे कि केडी की कॉस्ट निकलती है, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट निकलती है। कैसे? यहां निकालेंगे केपी, बस अंतर क्या है कि वहां पर हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट, और यहां क्या पे होगा बच्चों? डिविडेंड। डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू कितनी है माइनस नेट प्रोसीड से जेब में कितना आया था, डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ ईयर निकल के आता है। लेकिन यहां पर टैक्स सेविंग नहीं होती। सुने मेरी बात बच्चों, टैक्स सेविंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? डिविडेंड आपका क्या कहलाता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, टैक्स सेविंग नहीं होती। लेकिन सर इस पे तो होगी ना, रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, जेब में कितना आए थे, वो जो एक्सपेंडिचर हुआ। बच्चों ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं ना, प्रेफरेंस शेयर और जो तुम्हारे इक्विटी शेयर होते हैं, ये दोनों कहलाते हैं कैपिटल। क्या कहलाते हैं बच्चों? कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर कहलाते हैं कैपिटल। इनकम टैक्स बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर इशू करने पर या इक्विटी शेयर इशू करने पर, इनकम टैक्स क्या बोलता है समझना मेरी बात। इनकम टैक्स बोलता है, जिसको हम पढ़ेंगे पीजीबीपी का जो टॉपिक पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स बोलता है कि जब हम डिबेंचर इशू करते हैं, जब हम लोन लेते हैं, वहां पर जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, वो P&L से राइट ऑफ होते हैं, उनके ऊपर आपको टैक्स सेविंग भी मिलती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर इशू करने पर और इक्विटी शेयर इशू करने पर जो फ्लोटेशन कॉस्ट आती है वो इनकम टैक्स में डिसअलाउड है। डिसअलाउड का मतलब क्या होता है कि इनकम टैक्स उन खर्चों पर टैक्स सेविंग आपको नहीं देता। इनकम टैक्स के पर्पस से जो डिविडेंड हम दिया जा रहा है वो तो वैसे ही एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इस पर टैक्स सेविंग नहीं होती है। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा चार्जेस को आप नंबर ऑफ ईयर का डिवाइड करके जब राइट ऑफ करते हैं, इनकम टैक्स इन एक्सपेंडिचर को भी डिसअलाउ करता है। किसको लेके? केवल प्रेफरेंस शेयर को लेके और इक्विटी शेयर को लेके। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर को लेके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उनको इनकम टैक्स में डिसअलाउ किया जाता है। इसका मतलब इस एक्सपेंडिचर में भी आपको टैक्स सेविंग होने वाली नहीं है। केडी के अंदर इन दोनों पे टैक्स सेविंग होती थी, लेकिन यहाँ प्रेफरेंस शेयर के अंदर ना डिविडेंड पे ना इस फ्लोटेशन कॉस्ट के अमाउंट पर आपको कोई टैक्स सेविंग होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर टैक्स सेविंग नहीं आती। बाकी ऑलमोस्ट फॉर्मूला क्या है बच्चों से? रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड का जो एवरेज इनटू। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, केडी के जो कांसेप्ट थे सेम प्रेफरेंस शेयर में काम आते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करते हैं, टैक्स सेविंग होता है, लेकिन
प्रेफरेंस शेयर पर टैक्स सेविंग आपको बिल्कुल भी नहीं होता है, ना तो आपको डिविडेंड के अमाउंट होता है, ना आपको फ्लोटेशन कॉस्ट का अमाउंट होता है। क्लियर है बात बच्चों? तो ये हमने किया बच्चों कौन सा तुम्हारा केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ तक बच्चों हमने इक्विटी के ऊपर आने वाली कॉस्ट, प्रेफरेंस शेयर पे आने वाली कॉस्ट और डिबेंचर्स पे आने वाली कॉस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। लास्ट टॉपिक बचता है हमारे पास बच्चों कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसे हम बोलते हैं KRE, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो पहले ये नोट करें, फिर उसके बारे में बात करते हैं बच्चों KRE। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग करने के बाद बच्चों हम लोग आएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। क्लियर? नोट करें। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग इसके बारे में, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के बारे में। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को बच्चों शॉर्टकट में बोलते हैं KRE। के डिनोट करता है कॉस्ट से, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। मुद्दा ये है बच्चों कि रिटेन्ड अर्निंग पर क्या कॉस्ट आती है। अब मेरी बात सुनो, एक कंपनी 100 रुपीज का EPS कमाती है। एक कंपनी का EPS कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है, 100 रुपीज। कंपनी बोलती है कि इसमें से हम लोग 40 रुपए का डिविडेंड देंगे। कंपनी बोलती है कि हम 40 रुपीज का क्या देंगे बच्चों, इस पे डिविडेंड देंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि 100 के शेयर पे कंपनी ने 40 का डिविडेंड दिया। वैसे मैं आपको बताऊं 100 के शेयर में से 40 का डिविडेंड दिया है ना, मतलब कि कंपनी का जो डिविडेंड है वो अर्निंग पर शेयर में कितना है, 40% है। इसे हम बोलते हैं बच्चों डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो शॉर्ट में बोलते हैं DP रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है बच्चों, 40%। वैसे अभी इसका कोई लॉजिक नहीं है, अभी इसकी कोई जरूरत भी नहीं है समझाने के लिए। एक कंपनी का EPS कितना है बच्चों, 100 है और डिविडेंड कितना है, 40 है। इसका मतलब कंपनी ने 100 रुपए कमाए और इन्वेस्टर को कितने दिए, केवल 40 डिविडेंड के तौर पे, बाकी 60 रुपए कंपनी ने अपने पास रख लिए। अब मुझे बताइए कंपनी की अर्निंग्स पर किसका राइट होता है? कंपनी की अर्निंग पर राइट होता है कंपनी के शेयर होल्डर का। कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होते हैं उसमें से प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद, कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड लेस करने के बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का डिवाइड करने पर क्या निकलता है बच्चों, EPS निकलता है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसे हम बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। उस अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर पे किसका राइट होता है, कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर का राइट होता है। मतलब कि शेयर होल्डर का राइट पूरे के पूरे 100 पे था, लेकिन कंपनी ने उनको कितने रुपए दिए, केवल 40 दिए। शेयर होल्डर बोलते हैं कि आपने हमारे हिस्से के जो 60 रुपीस अपने पास रख लिए। आज शेयर होल्डर बोलता है कि 100 रुपए में से 40 आपने हमको दिए, बाकी 60 पे भी तो हमारा राइट है, लेकिन वो सारा पैसा कंपनी ने अपने पास रख लिया। कंपनी बोलती है कि नहीं, बिजनेस की ग्रोथ के लिए हमें ये पैसा चाहिए। शेयर होल्डर बोलता है कि अगर ये पैसा भी, अगर 60 रुपीस भी अगर आप हमें दे देते तो इस पैसे को हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आगे इन्वेस्ट करते हैं। अगर ये 60 रुपीस भी अगर आप हमें देते तो इस पैसे को हम कहीं ना कहीं क्या करते, इन्वेस्ट करते, और इन्वेस्ट करते तो उस पर क्या कमाते बच्चों, रिटर्न कमाते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंपनी ने वो 60 रुपीस अपने पास रिटेन रख लिए। कंपनी ने 60 रुपीस अगर अपने पास रिटेन रख लिए तो शेयर होल्डर को बच्चों, शेयर होल्डर को क्या आ रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है। किसको, शेयर होल्डर को। आज शेयर होल्डर बोलते हैं कि कंपनी को बोलते हैं कि मान लीजिए कि 1 लाख शेयर है। 1 लाख शेयर का मतलब हो गया कि कंपनी ने 100 लाख रुपए कमाए, 40 लाख रुपए का कंपनी के शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट दिया, 60 लाख रुपीस कंपनी ने अपने पास रख लिए। इस 60 लाख रुपए पर बच्चों शेयर होल्डर को क्या आ रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है। और एक बात मैं आपको बताऊं, कंपनी के पास में कैपिटल लाने के तरीके क्या क्या होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन, और लास्ट होता है रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर पे डिविडेंड पे करते हैं, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे करते हैं, डिबेंचर्स पे, लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस पे कंपनी क्या पे करती है? रिजर्व एंड सरप्लस पे डायरेक्टली बात करूं तो कंपनी को कोई कॉस्ट नहीं आती। अगर मैं रिजर्व एंड सरप्लस की बात करूं तो डायरेक्टली रिजर्व एंड सरप्लस पे कंपनी को कोई भी कॉस्ट नहीं आती है। यहाँ पर कोई डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व है, और उस इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू इन्वेस्टर्स। आज जो लार्ज लेवल पे कंपनी पैसा लगाता है, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बड़े इन्वेस्टर की बात करें, किसी इन्वेस्टर के पास कंपनी के 20,000 शेयर हैं,
तो वो इन्वेस्टर बोलता है कि 20,000 इंटू आपने कितने 60 रुपीज़ के हिसाब से मेरा जो पैसा जो मुझे मिलना चाहिए था वो आपने अपने पास रख लिया। वो पैसा अगर इन्वेस्टर को मिलता तो इन्वेस्टर उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता, उस पर इन्वेस्टर को रिटर्न आती, लेकिन वो रिटर्न इन्वेस्टर को इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि उस पैसे को कंपनी ने इन्वेस्टर को ना देके अपने पास रिटेन कर लिया। तो रिटेन अर्निंग्स पर कंपनी को कोई डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, रिटेन अर्निंग पर कंपनी को कोई डायरेक्ट कॉस्ट नहीं आती है। लेकिन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिटेन अर्निंग्स पर, रिजर्व एंड सरप्लस पर इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है, और कंपनी अगर चाहती है कि उन इन्वेस्टर्स को अपने पास रिटेन रखे तो कंपनी को इन्वेस्टर्स को आने वाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो कंपनी को उन्हें कंपनसेट करना पड़ेगा, उनकी जो कॉस्ट है, इन्वेस्टर की जो कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उतना कंपनी को उन्हें कंपनसेट करना पड़ेगा। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज फ्री। कोई भी सोर्स ऑफ फंड फ्री नहीं है, चाहे वो इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, डिबेंचर हो, लोन हो, चाहे रिजर्व एंड सरप्लस हो, ये भी फ्री नहीं है। ये जो पैसा कंपनी के पास में है, कंपनी ने क्या किया, इन्वेस्टर को ना देके उसे क्या कर लिया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्टर को क्या आ रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है। अब छोड़ो इन्वेस्टर की भी बात नहीं करते, अब कंपनी की बात करते हैं। कंपनी के पास रिटेन अर्निंग्स है, उस रिटेन अर्निंग्स का कंपनी के पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? दो। फर्स्ट ऑप्शन है कि रिटेन अर्निंग को कंपनी क्या करे, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे। कंपनी के पास जो रिटेन अर्निंग्स है, कंपनी के लिए दो ऑप्शन है कि कंपनी उस पैसे को या तो क्या कर दे, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे, या कंपनी उस पैसे को उठाए और कहीं और मार्केट में क्या कर दे, इन्वेस्ट कर दे। अगर मैं कंपनी के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ तो कंपनी के पास भी रिजर्व एंड सरप्लस के दो ऑप्शन है कि रिटेन अर्निंग में जो पैसा बचा हुआ है कंपनी उस पैसे को क्या करे, अपने ही बिजनेस में लगा ले, या उस रिटेन अर्निंग को कंपनी अपने बिजनेस में ना लगा के कहीं और मार्केट में बाहर क्या कर दे, इन्वेस्ट कर दे। अगर कंपनी बाहर इन्वेस्ट करती है तो कंपनी उस पर रिटर्न कमा सकती है, लेकिन कंपनी ने उस पैसे को क्या किया, अपने ही बिजनेस में लगा दिया, तो सीधी सीधी बात है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कंपनी को भी आ रही है। अगर मैं इन्वेस्टर के रेस्पेक्ट में बात करूं तो इन्वेस्टर को भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है, और कंपनी के रेस्पेक्ट में बात करूं तो बच्चों कंपनी को भी तो क्या हो रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है। अगर कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस को अपने बिजनेस में ना लगा के बाहर इन्वेस्ट करती है तो कंपनी रिटर्न कमा सकती है। अगर वो रिटर्न अगर कंपनी कमा सकती है, लेकिन वो रिटर्न कंपनी ने नहीं कमाई क्योंकि कंपनी उस पैसे को अपने ही बिजनेस में क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो कंपनी को भी तो क्या हो रही है बच्चों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स वो फंड होते हैं जो कंपनी ने शेयर होल्डर के लिए कमाए, लेकिन शेयर होल्डर को ना देके कंपनी ने बिजनेस में रिटेन कर लिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है बच्चों किसको, शेयर होल्डर को। कंपनी की बात करूं तो कंपनी अपने फंड्स को अगर कहीं और इन्वेस्ट करके रिटर्न कमा सकती है, लेकिन कंपनी ने उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। मुद्दा यह है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो KRE कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग पर डायरेक्ट कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन KRE वो चीज है जिस पर डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एक इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की बात करें तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग वो चीज है जिस पे इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करनी पड़ती है, और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंपनी को कंपनसेट करनी पड़ेगी, किसको, अपने शेयर होल्डर को। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स में आप एक बार याद रखना कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का बेसिकली मतलब क्या हो गया कि वो पैसा तो कंपनी ने शेयर होल्डर के लिए कमाया, लेकिन शेयर होल्डर को ना देके बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर लिया। उस रिटर्न पर भी बच्चों शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन होती है कि कंपनी उस पैसे पर जो कंपनी ने रिटेन किया है उस पैसे पर भी कंपनी उनको नेक्स्ट ईयर एक्स्ट्रा डिविडेंड अवार्ड देगी। ये इन्वेस्टर की जो लार्ज लेवल के इन्वेस्टर होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, और कंपनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको कंपनसेट करना ही पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स जिसको हम बोलते हैं KRE के बच्चों पहले कंसेप्ट लिख लेते हैं हम लोग। KRE का कंसेप्ट क्या है, अभी केवल आपको नोट करना है, समझाने वाली बात मेरी है। KRE यूजुअली KRE इज इक्वल टू KE। यूजुअली KRE और KE बराबर होते हैं। सर क्यों बराबर होते हैं, अभी हम 5 मिनट में बात करेंगे बच्चों, एक बार लिख लें। यूजुअली KRE और KE क्या होते हैं, बराबर होता है यूजुअली। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चों की यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, 2 एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एक्सेप्शन और सेकंड एक्सेप्शन, ये 2 एक्सेप्शन हैं, इनकी जगह आप छोड़ दें, हाफ पेज छोड़ दें। उसके बाद में हम बच्चों क्या करेंगे, कंसेप्ट समझना स्टार्ट करेंगे।
और जैसे जैसे मैं कंसेप्ट आपको समझाऊंगा वैसे वैसे आप यहाँ पर नोट कर लें। हाफ पेज यहाँ के लिए और हाफ पेज आप यहाँ के लिए छोड़ दें। आगे कंसेप्ट समझते रहे, उसके बाद में जो यहाँ बताऊंगा वो यहाँ नोट करना है, जो यहाँ बताऊंगा मैं आपको वो यहाँ आपको नोट करना है। क्लियर। यूजुअली केआरई हमेशा क्या होती है, केई के बराबर होती है। क्यों केई के बराबर होती है? और इसमें भी दो एक्सेप्शंस है, वो है फर्स्ट एक्सेप्शन और सेकंड एक्सेप्शन। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, एक कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 10 रुपीज और कंपनी का जो डिविडेंड पर शेयर है वो 2 रुपीज। मतलब कि कंपनी ने 8 रुपए अपने पास क्या पहले रिटेन रख लिए। ठीक है। इस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी केई का मतलब हो गया इन्वेस्टर्स जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, उस पैसे पर इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशन है, वो फंड जो इन्वेस्टर ने बिजनेस में अपना पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, उस पे वो बच्चों 20% रिटर्न की क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं। क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट केआरई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। क्लियर। तो मैं लिखा देयर इज नो डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व इन रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स पर कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है, बट देयर इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स को एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जरूर होती है, उसके बारे में हमें यह समझना है। शेयर होल्डर बोलते हैं कि सर ओरिजिनल फंड जो हमने आपको दिया था उस पे हम 20% की रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। शेयर होल्डर बोलते हैं कि सर जो ओरिजिनल फंड हमने आपको दिया था उस पे हम 20% की रिटर्न क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। तो जो आपने हमारे ये 8 रुपए अपने पास रख के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि वो जो 8 रुपीस कंपनी ने रिटेन रखे हैं उस पे भी तो राइट किसका है, कंपनी के इन्वेस्टर्स का है। तो इन्वेस्टर बोलते हैं कि जो हमारे 8 रुपए आपने अपने पास रिटेन किए हैं, उस 8 रुपए पर भी हमें नेक्स्ट ईयर क्या चाहिएगी, एक रिटर्न चाहिएगी। किसको, शेयर होल्डर को। नेक्स्ट ईयर शेयर होल्डर बोलता है कि हमें उस पे भी रिटर्न चाहिएगी, कितनी, जितनी हमने ओरिजिनल फंड पे एक्सपेक्ट की है। जो ओरिजिनल फंड पे हमारी एक्सपेक्टेशन है 20%, उतनी ही एक्सपेक्टेशन हमारी 8 रुपीस की अर्निंग जो आपने अपने पास रिटेन रख ली, उस पे भी नेक्स्ट ईयर हमें एक्सपेक्टेशन कितनी रहेगी बच्चों, 20% ही रहेगी। तो कहने का मतलब हो गया डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन शेयर होल्डर को एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है जो कंपनी को उन्हें कंपनसेट करनी पड़ेगी। क्लियर। तो सबसे पहली बात तो क्या होगी बच्चों की, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कितनी होती है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग होती है बच्चों कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होती है। जितना शेयर होल्डर इक्विटी शेयर पे एक्सपेक्ट करता है उतना ही वो रिटेन अर्निंग पर एक्सपेक्ट करता है। सर क्यों, एक सिंपल सी बात है, मैंने तुमसे 1 लाख रुपए का लोन ले लिया, मैंने आपसे 1 लाख रुपए का लोन ले लिया, उस लोन पर तुम 10% के इंटरेस्ट की एक्सपेक्टेशन करते हो। 1 लाख रुपए का लोन मैंने आपसे लिया है 10% के हिसाब से, साल भर का ब्याज आता है बच्चों कितने रुपए, 10,000 रुपए। मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में आपको 10,000 रुपए का ब्याज नहीं दिया, मैंने बोला यार सॉरी यार इस बार ऐसा नहीं है, तू नेक्स्ट ईयर ब्याज दे लेना। तो नेक्स्ट ईयर तुम क्या मांगोगे मेरे से, नेक्स्ट ईयर तुम 1 लाख के प्रिंसिपल भी इंटरेस्ट मांगोगे, कितना, 10%। और फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट का पैसा था जो मैंने तुम्हें वापस नहीं दिया था, जो मैंने अपने पास रोक लिया था, उस 10,000 के इंटरेस्ट के अमाउंट पर भी तो आप नेक्स्ट ईयर में मेरे से क्या मांगोगे बच्चों, इंटरेस्ट मांगोगे नहीं मांगोगे, मांगोगे ना, कितना परसेंट, वही 10%। तो इन्वेस्टर जितना पैसा प्रिंसिपल फंड पे रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, जो आपका जो इन्वेस्टर है वो जो प्रिंसिपल फंड पे जितने रिटर्न की उम्मीद करता है उतनी ही उम्मीद वो रिटेन अर्निंग्स पे करता है। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होती है, लेकिन इसमें कुछ क्या है बच्चों, एक्सेप्शंस। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है बच्चों, समझना बात। के का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हमने बात की थी ईपी मॉडल, ईपी मॉडल के हिसाब से फॉर्मूला था अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इनटू 100। सेकंड हमने बात की थी बच्चों किस चीज के बारे में, डीपी मॉडल, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इनटू 100। थर्ड हमने बात की थी बच्चों डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, जिसका फॉर्मूला था D1 का मतलब क्या था, D0 1 + D।
D1 अपॉन मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इनटू, ये कई निकालने के फॉर्मूले थे और चौथा फॉर्मूला था बच्चों तुम्हारे पास में कौन सा, CAPM मॉडल, अभी हमने समझा था। के निकालने का फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, लेकिन KRE का फॉर्मूला क्या होगा, हमने अभी बात की थी कि KE और KRE बच्चों क्या होते हैं, सेम होते हैं। KE और KRE क्या होते हैं, सेम होता है, मतलब कि जो KE के फॉर्मूले हैं वही फॉर्मूले किसके हैं बच्चों, KRE के हैं। लेकिन एक्सेप्शन 1 क्या बोलता है, एक्सेप्शन 1 बोलता है कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग किसे दी जाती है, जो नया इन्वेस्टर कंपनी में पैसा लगाता है उसको क्या कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग दी जाएगी, या कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उनको आप KRE पे करते हैं। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग पे की जाती है बच्चों किसको, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग किसको पे करते हैं, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। अब मुझे बताइए, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अगर रिटेन्ड अर्निंग्स पर अगर कोई अमाउंट आप पे करने वाले हो तो उस पे क्या कोई दोबारा फ्लोटेशन कॉस्ट आने वाली है। इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो वहां पर फ्लोटेशन कॉस्ट आती है, मैं मानता हूं आपकी बात, इक्विटी शेयर इशू करने में फ्लोटेशन कॉस्ट आती है। लेकिन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जिनको आप शेयर इशू कर चुके हो, क्या उनको रिटेन्ड अर्निंग्स पर डिविडेंड देते समय क्या कोई कॉस्ट आने वाली है बच्चों, कोई कॉस्ट नहीं आने वाली। रिटेन्ड अर्निंग्स हम किसको पे करते हैं, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। और अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को रिटेन्ड अर्निंग पर कोई रिटर्न पे करोगे तो क्या कोई अंडरराइटर कमीशन आएगा, कोई ब्रोकर का ब्रोकरेज आएगा, नो, ना कोई अंडरराइटर कमीशन आना है, ना कोई ब्रोकर का ब्रोकरेज आना है। मतलब कि वैसे दोनों सेम होते हैं KE और KRE, लेकिन एक्सेप्शन 1 बोलता है कि KRE इज पेड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। KRE पे की जाती है बच्चों किसको, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। और अगर KRE कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पे की जा रही है तो वहां पर दोबारा से कोई भी अंडरराइटर कमीशन, ब्रोकर का ब्रोकरेज, कोई भी प्रोस्पेक्टस के चार्जेस दोबारा आने वाले नहीं है। मतलब कि शेयर इशू करते समय फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, लेकिन KRE पर कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती है। तो KE और KRE नॉर्मली सेम होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन 1 में क्या हो गया, यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा EPS अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। मतलब KRE निकालते समय, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग निकालते समय अगर EP मॉडल लेके चलते हैं तो फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस। बस अंतर यह है कि KE निकालते समय फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, लेकिन KRE निकालते समय कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। डिविडेंड मॉडल की बात करूं, DP मॉडल की बात करूं तो डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100, कोई दोबारा से फ्लोटेशन कॉस्ट आने वाली नहीं है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, आपके डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की बात करता हूं तो D1 अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस G ग्रोथ रेट, दोबारा से कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर्ड होने वाली नहीं है। CAPM की बात करें तो CAPM में वैसे भी फ्लोटेशन कॉस्ट का कोई रोल है ही नहीं। क्लियर। तो वैसे तो बात करें इक्विटी पर आप जो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हैं उतनी ही एक्सपेक्टेशन बच्चों हमारी किस पे लेके होती है, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है KRE को लेके। मतलब कि KRE की एक्सपेक्टेशन KE के बराबर होती है। तो KRE और KE यूजुअली सेम होते हैं, लेकिन दोनों में एक माइनर डिफरेंस क्या है कि KE निकालने समय फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर्ड की जाती है, लेकिन KRE निकालने समय कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर्ड नहीं होती। पहले हम इस चीज का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। वहां मैंने आपको कहा था हाफ पेज छोड़ देना, वहां पर साफ पेज में आप ये 3 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले लिखें। अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों, किसके बारे में, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के एग्जांपल की बात करते हैं। मेरी बात सुनो, अर्निंग पर शेयर कितना है बच्चों 10, डिविडेंड पर शेयर है 2, ये तुम्हारा मान लेते हैं D1 है। D1 का मतलब होता है ग्रोथ होने के बाद। क्लियर। तो D0 कर दो, ग्रोथ रेट है तुम्हारा 10%। क्लियर। और मार्केट प्राइस है तुम्हारा 100 और फ्लोटेशन कॉस्ट है बच्चों 2 रुपीस। पहले आप KE बताएं और KRE बताएं। KE का फॉर्मूला, अगर EP मॉडल की बात करूं तो अर्निंग पर शेयर कितना है 10 अपॉन शेयर इशू करेंगे 98 में 2 की फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी तो डिवाइडेड बाय 98 इनटू 100। कौन से मॉडल से, EP मॉडल से। लेकिन अगर KRE निकालने की बात करते हैं तो हमें पता है कि KRE का पेमेंट किया जाता है कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। अगर KRE हम अगर EP मॉडल से निकाल रहे हैं तो EP मॉडल से निकालते हैं तो 10/100 इनटू 100 किया जाएगा, क्योंकि दोबारा से कोई फ्लोटेशन कॉस्ट आने वाली नहीं है। क्या निकालते समय बच्चों, KRE निकालते समय।
सेकंड में बात करूं, अगर हम लोग कौन सा मॉडल लेके चलते हैं, आप डीपी मॉडल लेके चलते हैं तो डिविडेंड पर शेयर कितना है बच्चों 2/98 into 100। लेकिन अगर मैं केआरई निकालता हूं तो मैं बोलूंगा 2/100 into 100, क्योंकि केआरई निकालते समय हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि केआरई का पेमेंट किया था बच्चों किसको, कंपनी के एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर। लेकिन थर्ड में बात करता हूं अगर मैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के बारे में, तो ये आपका लास्ट ईयर का डिविडेंड है और इन्वेस्टर जब कंपनी का शेयर खरीदता है तो 10% ग्रोथ क्योंकि करता है, तो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड हो जाएगा 2.2 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 2 क्यों, क्योंकि अगर कंपनी 100 में इशू करेगी तो कंपनी जेब में केवल 98 ही आने वाले हैं, इनटू 100 प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन ग्रोथ रेट कितना है 10%। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले को अगर केआरई निकालते समय यूज किया जाएगा तो आपको पता है कि केआरई निकालते समय 2.2/100 into 100 प्लस 10% की ग्रोथ रेट। तो फर्स्ट जो एक्सेप्शन है वो ये है कि केआरई का पेमेंट किया जाता है कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जा रहा है तो यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है कहीं पे, लेकिन केआरई में फ्लोटेशन कॉस्ट को कंसीडर किया नहीं जाता। क्लियर, इसे नोट करें। फिर बात करते हैं हम लोग इस टॉपिक के एक्सेप्शन नंबर 2 के बारे में। केआरई का मेन कंसेप्ट बच्चों हमने अभी तक क्या देखा, केआरई का बेसिकली मतलब क्या है, केआरई हमेशा किसके बराबर होती है, केई के बराबर होती है। मैं बोल सकता हूँ केआरई और केई क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन 1 में हमने देखा नो फ्लोटेशन कॉस्ट इन केस ऑफ केआरई, केआरई में कोई फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर्ड नहीं होता। एक्सेप्शन नंबर 2 ये हम समझ चुके हैं। एक्सेप्शन नंबर 2 बच्चों क्या बोलता है, एक्सेप्शन नंबर 2 बोलता है कि केआरई का मतलब क्या है। केआरई का मतलब होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकर्ड करते हैं ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स। केआरई क्या है, केआरई का मतलब होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू इन्वेस्टर्स। केआरई बेसिकली क्या है, इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कैसे, एक इन्वेस्टर है, एक इन्वेस्टर है वो एक्सपेक्ट करता है 20% रिटर्न। इन्वेस्टर बोलता है कि भाई साहब मैं 20% रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ इफ फंड्स इन्वेस्टेड एल्सवेयर, अगर मैं अपने पैसे को कहीं और लगा दूं तो मैं 20% की रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ। साथ में इन्वेस्टर बोलता है कि इनकम टैक्स, इन्वेस्टर जो है वो 20% इनकम टैक्स की रेंज में आता है। मतलब कि इन्वेस्टर बोलता है कि अगर इस पैसे को मैं कहीं और इन्वेस्ट करता हूं तो मैं 20% रिटर्न अर्न कर सकता हूं। साथ में जो इन्वेस्टर अगर पैसा कहीं और इन्वेस्ट करेगा तो उस पर 20% का बच्चों क्या लगता है, इनकम टैक्स लगता है। और तीसरी बात, ब्रोकरेज कमीशन 2%। अब क्या मतलब है, समझना पड़ेगा। इन्वेस्टर बोलता है कि भैया केआरई पर मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है, अच्छी बात है। मैंने बोला कैसे आती है, इन्वेस्टर बोलता है कि अगर मैं इस पैसे को अगर आप मुझे दे देते, जो रिटेन अर्निंग का पैसा अगर आप मुझे दे देते तो मैं क्या करता, उसको कहीं और इन्वेस्ट करता जिसपे मैं 20% रिटर्न कमा सकता हूँ अगर इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करता हूँ तो। लेकिन आपको सोचिए अगर एक इन्वेस्टर इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करेगा और अर्निंग कुछ कमाएगा तो अर्निंग पर क्या लगता है बच्चों, इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स किसका है, कंपनी का नहीं है, ये इन्वेस्टर पे लगने वाला इनकम टैक्स है। तो इन्वेस्टर बोलता है कि अगर मैं इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करूं तो 20% की रिटर्न कमा सकता हूं। लेकिन उस 20% की रिटर्न को जब कमाएगा तो उसे 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा, किस पर, उस रिटर्न पर। और प्लस जिसके थ्रू इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा वो जो ब्रोकर है तो वो ब्रोकरेज मांगेगा या कमीशन मांगेगा, कितना, 2%। सबसे पहले निकालना है मुझे नेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू इन्वेस्टर। बताइए इन्वेस्टर के लिए नेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए जो नेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो ही कहलाती है बच्चों हमारे लिए केआरई, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स।
इन्वेस्टर बोलता है कि अगर इस पैसे को मैं कहीं और इन्वेस्ट करता हूँ तो 20% कमा सकता हूँ। मैंने बोला ठीक है भैया, अगर तू इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करता है तो 20% कमा सकता है। लेकिन मैंने उसको ये भी बोला कि अगर 20% कहीं से कमाएगा ना तो तुझे 20% का टैक्स पे करना पड़ेगा। 20% किसका? इस 20% का 20% देखो क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया 1 माइनस 0.20। अगर इन्वेस्टर कहीं और से 20% की रिटर्न अर्न करेगा तो 20% का टैक्स है। मतलब ये हो गया कि नेट उसके पास जो बचने वाला है इस 20% का 80% बचने वाला है, क्योंकि इस 20% का 20% वो टैक्स पे कर देगा गवर्नमेंट को, तो बचने वाला क्या है 16%। तो इन्वेस्टर के लिए जो नेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कितनी है? 20% अगर अर्न करेगा तो 20% टैक्स उगाएगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए जो नेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 16% है। और दूसरी बात, ब्रोकर क्या मांगता है? ब्रोकरेज कमीशन कितना? 2%। मतलब कि अगर जितना भी आप वहां कमाओगे उसका 2% ब्रोकर को क्या दोगे? ब्रोकरेज दोगे। तो तुम्हारे पास क्या बचने वाला है? तुम्हारे पास बचने वाला है उस अर्निंग का केवल 98%, क्योंकि उस अर्निंग का 2% कौन लेगा? ब्रोकर लेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 माइनस 0.02। 2% का मतलब क्या होता है? 0.02। तो मतलब क्या हुआ? 20% की रिटर्न अगर इन्वेस्टर कहीं और कमाता है तो उसमें से पहले वो 20% का टैक्स देगा, तो इन्वेस्टर के पास बचने वाला है 80%। और इन्वेस्टर अगर कहीं और पैसा इन्वेस्ट करता है तो 2% की आपके पास में क्या है? ब्रोकरेज कॉस्ट इन्वेस्टर को बियर करनी पड़ती है। तो इन्वेस्टर के पास 2% की ब्रोकरेज हटा दूं तो बचने वाला है रिटर्न का केवल कितना? 0.98%। 0.98 या जिसको बोलते हैं 98% बचने वाला है। तो ये इन्वेस्टर के लिए क्या है? नेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी नेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग? KRA। अब कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटर पे मैं आपको बता दूं। 20% मत लिखना, 20 लिखना। 20 इंटू 0.8 इंटू 0.98, तो 20 इंटू 0.8 इंटू 0.98। तो ये निकल के आएगा आपके पास में क्या चीज? आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो बेसिकली KRA का मतलब क्या होता है? KRA का मतलब होता है जो रिटेन अर्निंग्स पर है उस पे इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट करता है। रिटेन अर्निंग्स पर इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट करता है उसे हम बच्चों बोलते हैं KRA। KRA यूजुअली कितनी होती है? KE के बराबर होती है, लेकिन इसका फर्स्ट एक्सेप्शन मैंने आपको बताया, फ्लोटेशन कॉस्ट। सेकंड एक्सेप्शन है कि KRA होती क्या है? KRA होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू इन्वेस्टर, जो हमने निकालनी सीखी। हमने क्या सीखा? हमने कहा कि अगर इन्वेस्टर इस पैसे को कहीं और लगाता है तो 20% कमाता है, लेकिन जहां पर भी पैसा लगाएगा अगर अर्निंग आएगी तो 20% का इनकम टैक्स है। तो इस 20% का केवल आपके पास में 0.8 हिस्सा ही बचने वाला है, जिसको बोलते हैं कि 20% का भी केवल आपके पास में 80% बचने वाला है, क्योंकि 20% गवर्नमेंट टैक्स लेगी। और लास्ट बात करूं तो ब्रोकर का ब्रोकरेज 2% है, तो तुम्हारे पास क्या बचने वाला है? 0.98। तो ये जो अमाउंट निकल के आएगा एग्जैक्ट फिगर, इसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। क्लियर है बात? तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला क्या हो गया? 20%, 1 माइनस 0.2 किसके लिए बच्चों? इनकम टैक्स के लिए। और 1 माइनस 0.02 का मतलब क्या होता है? ब्रोकरेज कमीशन लेस करने के बाद। अब ये ध्यान रखना, इन्वेस्टर कितना एक्सपेक्ट करता है बच्चों? 20%। इसे ही तो क्या बोलते हैं? KE बोलते हैं। क्या बोलते हैं? KE। 20% रिटर्न इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कहीं पैसा लगाए तो इसे क्या बोलते हैं? KE। तो KRE का फॉर्मूला जो सेकंड एक्सेप्शन के अंदर है बच्चों, सेकंड एक्सेप्शन में KRE का फॉर्मूला इस प्रकार से बनेगा। यहाँ तो नोट कर लिया आपने? मैं देख देता हूँ। सेकंड एक्सेप्शन के हिसाब से बच्चों KRE का फॉर्मूला इस तरीके से बनता है। KRE इक्वल्स टू 20% क्या है? ये इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है कि इन्वेस्टर कितना एक्सपेक्ट करता है उस पैसे पर। इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है, उस एक्सपेक्टेशन को बोलते हैं बच्चों KE। क्लियर? 1 माइनस ये क्या है? टैक्स। कौन सा टैक्स? कंपनी पे लगने वाला कॉर्पोरेट टैक्स या इन्वेस्टर पे लगने वाला पर्सनल टैक्स। ये है तुम्हारा टैक्स। कौन सा वाला? P फॉर पर्सनल टैक्स। और 1 माइनस ब्रोकरेज या जिसको हम बोलते हैं 1 माइनस कमीशन। ये निकल के आता है बच्चों तुम्हारे पास में क्या चीज? KRE। अब इस फॉर्मूले का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है, कैसे ये प्रैक्टिकली यूज होते हैं बच्चों को हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ढंग से देखें और एक एक कंसेप्ट को लर्न करने की कोशिश करें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।